आज हम प्रकाश चैप्टर के ही पार्ट को आगे की तरफ पढ़ेंगे उसको आगे की तरफ। तो आज हमारा टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। तो आज हम सीखेंगे कि अपवर्तन क्या है। पहले क्या हो रहा था, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि पहले हम चर्चा किस पे करते थे, दर्पण पे करते थे। दर्पण पे चर्चा करने का मीनिंग है कि एक सतह होता था, प्रकाश की किरण आती थी, टकराती थी और मुड़ जाती थी, इतना ही था। मतलब ये आर पार नहीं जाती थी, ठीक है ना। मतलब इसे परावर्तन कहते हैं। आपको पहले मैं बता चुका हूँ, आप पढ़े होंगे अच्छे से तो आपको याद भी होगा, ठीक है। तो पहले हमने यही सीखा कि एक सतह है। सतह कैसा है? सतह है परावर्तक, मतलब उसके आर पार नहीं जा सकता प्रकाश, क्योंकि उसके एक भाग को कलई कर दिया जाता है। कलई मतलब पॉलिश कर दिया जाता है। तो जब पॉलिश कर दिया जाएगा तो आर पार प्रकाश नहीं जाएगा। तो क्या होता है, प्रकाश आएगा, दर्पण से टकराएगा और वापस मुड़ जाएगा। ये घटना परिवर्तन कहलाता है, ठीक है ना, रिफ्लेक्शन कहते हैं अंग्रेजी में। अब दूसरा चीज़ जो है अपवर्तन, जो मैं आज आपको पढ़ाऊँगा। अपवर्तन में क्या होता है, अपवर्तन का क्या सीन है कि जो मीडियम होगा ना, जो मीडियम होगा परावर्तक। जैसे मान लीजिए कांच का एक टुकड़ा है, ठीक है, तो इससे प्रकाश आर पार जा सकती है। तो जब हम अपवर्तन पढ़ेंगे वहाँ पे प्रकाश की किरण किसी माध्यम में एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी। जैसे हवा से कांच में जाएगी, हवा से पानी में जाएगी, या फिर पानी से कांच में जाएगी। तो ऐसी चीज़ें होती रहेंगी, मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में। अब देखिए, ये हमारे पास एक कांच का सिल्ली है, ठीक है, कांच का सिल्ली है। तो ये हो गया हमारा कांच। कांच के बाहर जो है वो इलाका क्या है, हवा। तो दो माध्यम हो गया, एक हो गया हवा और एक हो गया कांच। माध्यम का मतलब हो गया एक मीडियम, अगर जी मीडियम बोलते हैं। माध्यम का मतलब हो गया जैसे हवा, कांच, कोई भी चीज़ जिससे प्रकाश गुजरती हो वो माध्यम है। निर्वात से भी प्रकाश गुजरती है। निर्वात का मतलब मैं बताया था जहाँ हवा भी ना हो, ठीक है। तो इसमें माध्यम एक क्या है, हवा। माध्यम दो क्या है, कांच। अब देखिए, प्रकाश की किरण आती है, टकराती है, लेकिन आर पार हो जाती है। लेकिन यहाँ पे जहाँ पे ये टकराती है वहाँ से थोड़ा विचलित हो जाती है और फिर प्रकाश की किरण मोड़ती है, थोड़ा सा टेढ़ी हो जाती है, ठीक है ना। मतलब इसको जाना चाहिए था इस तरह से, लेकिन इस तरह से ना जाके प्रकाश की किरण यहाँ से टेढ़े मुड़ के और फिर सीधा होती है। तो इसी जो ये टेढ़ा जो मुड़ रहा है ना यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये जो मुड़ रहा है इसी को क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। मुड़ना, विचलित हो, मुड़ना नहीं बोल सकते यहाँ पे, विचलन। इसका नाम क्या बोलेंगे हम लोग, विचलन। जो ये विचलित हो रहा है अपने रास्ते से उसको क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। अब ध्यान से देखिए, जो आ रही है उसे हम लोग क्या बोलते थे, आपतित किरण, ठीक है। और जो विचलित हो रही है यहाँ से और यहाँ तक, ठीक है ना, यहाँ से और यहाँ तक, आपतित किरण के अगर ये ए हो गया, अगर ये बी हो गया, अगर ये सी हो गया, ये डी हो गया, ठीक है ना। तो ये जो बी आपतित किरण क्या हो गया, आपतित किरण हो गया ए बी, क्योंकि आ रही है, ए बी हो गया आपतित किरण, ठीक है। और ये जो बी सी है, जो विचलित हो रहा है ना, इसको कहते हैं अपवर्तित, इसको कहते हैं अपवर्तित। की अच्छा समझा देता हूँ मैं आपको, यही मेन कहानी है। ये कहानी समझ में आ गया, पूरा टॉपिक समझ में आ गया और इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये हमारे पास कांच का एक सिल्ली हो गया, ठीक है। एक माध्यम हमारा कांच हो गया। प्रकाश जिस रास्ते से जाएगी और जिस से होकर गुजरेगी वो क्या होगा, उसका माध्यम होगा, ठीक है। तो अभी देखिए
प्रकाश की किरण जो है ये हवा हो गया माध्यम 1 और ये कांच हो गया माध्यम 2। प्रकाश की किरण आती है, जो भी कांच का सिल्ली है उस पे आपतित होती है, मतलब उस पे टकराती है। टकराने के बाद हल्का सा मूव होती है, विचलित होती है और सीधा निकल जाती है। प्रकाश की किरण जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन जा रहा है इस प्रकार से। अगर इसको मान ले ए बी सी और डी, तो हमारा क्या होगा? तो ये जो ए बी है, ए से बी तक का जो है प्रकाश, क्योंकि हमने बताया था पहले ही आपको कि ये आ रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? आपतित किरण। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे टकराने के बाद, ये थोड़ा सा विचलित हुआ है, तो इसे कहेंगे अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण मतलब जो भाग किरण का विचलित होता है वो अपवर्तित किरण कहलाता है, मतलब बी सी। ठीक है। और ये बाहर निकल गया तो इसे कहेंगे निर्गत किरण। और प्रकाश का अपवर्तन तभी होगा जब प्रकाश दो माध्यमों से गुजरेगी। कोई भी दो माध्यम होना चाहिए, एक और दो। वो हवा कांच, कांच हवा, निर्वात हवा, कांच पानी, हवा पानी, कुछ भी हो सकता है। दो माध्यम होना चाहिए, तभी अपवर्तन की घटना होगी। चलिए अब आगे बात करते हैं अपवर्तन क्या है। परिभाषा में मैंने लिखा है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, वो माध्यम कुछ भी हो सकता है। एक माध्यम हवा हो सकता है, दूसरा माध्यम पानी, मतलब हवा से पानी में जाएगा, या फिर कांच से पानी में जाएगा, या फिर मतलब अलग अलग माध्यम हो सकते हैं, एक से अधिक माध्यम हो सकते हैं। ठीक है। अपवर्तन की घटना तभी संपन्न होगी जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरा माध्यम में जाएगा। मतलब यहाँ पे मुड़ के लौटता नहीं है, प्रकाश आर पार हो जाता है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में। तो परिभाषा में यही लिखा है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। ठीक है ना। जैसे मैंने अभी बताया ना आप लोगों को कि देखो प्रकाश की जो लाइन है, रेखा है, सीधा जाना चाहिए, लेकिन सीधा ना जाके थोड़ा सा मुड़ जाती है, मुड़ के फिर सीधा होती है। लेकिन अगर इसका काल्पनिक रेखा खींचा जाए तो ये दोनों रेखा जो होता है ना समानांतर होता है, बराबर होता है। तो वही कहने का मतलब है कि विचलित हो जाती है। यह प्रकाशीय घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। यही इसका परिभाषा हो जाएगा कि प्रकाश किरण एक माध्यम से, जैसे देखिए यहाँ पे हवा है, हवा से पानी में और पानी से फिर हवा में प्रकाश की किरण जा रही है। ठीक है। तो ये हवा से आई, ठीक है, पानी में घुसी, पानी में यहाँ पे घुसी, इस पॉइंट पे घुसी, तो यहाँ से इसको कैसे होना चाहिए था? सीधा होना चाहिए था, सीधा होके बाहर निकलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं निकलता है। ये यहाँ से मुड़ जा रहा है यहाँ पे, और यहाँ से मुड़ के निकल रहा है यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे निकलता है। तो ये जो बीच में ये हो गया आने वाली किरण, तो आपतित हो गया। ये बाहर निकल रही है तो निर्गत किरण हो गया। और ये जो बीच का इलाका है जो चेंजेस हुआ है, मतलब आना चाहिए था सीधा, आया है टेढ़ा होके, तो इसे बोलते हैं अपवर्तित किरण। ये वाला अपवर्तित किरण। तो प्रकाश किरण जब एक माध्यम से दूसरे, कैसे बोलोगे आप परिभाषा? तो बोलोगे कि अपवर्तन क्या है, कोई पूछेगा या फिर परीक्षा में आता है अपवर्तन क्या है, तो आपको बताना है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने पथ से थोड़ा सा विचलित हो जाता है। यही विचलन प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। जैसे मैंने आगे लिखा हुआ है कुछ चीज़ें, ये नोट में डाल दीजिए आप इन सबको, इसको आप नोट में डाल दीजिए। ठीक है। नोट में नंबर 1 पॉइंट और ये नंबर 2 पॉइंट डाल दीजिए। ठीक है। क्या है कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है। विरल मतलब क्या होता है? जैसे विरल मतलब होता है कम घना, और सघन मतलब होता है ज़्यादा घना। घना मतलब जैसे एक माध्यम, एक और दो माध्यम मान लीजिए हो गया। पहला माध्यम हवा है और दूसरा माध्यम है पानी, तो दोनों में
ज़्यादा घना कौन सा है, हवा है कि पानी है? तो जाहिर सी बात है पानी ज़्यादा घना है और हवा जो है कम घना है। तो जब को जो कम घना होगा वो हो जाएगा बीरल, ठीक है। और जो ज़्यादा घना हो गया वो हो जाएगा सघन। समझ में आया ना? इसका मतलब ये होता है। दूसरा उदाहरण देखिए, दूसरा उदाहरण देखिए। मान लीजिए एक हो जाएगा कांच और एक हो जाएगा पानी। तो अगर देखा जाए तो पानी से कांच ज़्यादा घना है। पानी कांच में चल सकते हैं? नहीं चल सकते। कांच कांच ऐसे रख के उसके अंदर, कांच के अंदर पैर डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते। तो कांच सघन हो जाएगा, ये ज़्यादा घना हो जाएगा इसके अणु, और पानी विरल हो जाएगा यहाँ पे। तो दोनों में जो घना होगा वो सघन हो जाएगा और जो कम घना होगा वो विरल हो जाएगा। ये मैं समझाने के लिए बताया हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब प्रकाश विरल मतलब सपोज मान लो हवा विरल से सघन, सघन मतलब जैसे पानी हो गया, कांच हो गया, में जाती है तो अभिलंब के नज़दीक होकर गुजरती है। मतलब जैसे मान लो ये हो गया हमारा एक माध्यम, ये हो गया हवा और ये हो गया नीचे पानी, ये सपोज पानी का लेयर है। तो प्रकाश की किरण आई, इस पे आपतित हुई, थोड़ा सा मुड़ी और फिर से निकल गई। तो यहाँ पे जो अभिलंब खींचा गया, ये रेखा, एक कोण आई हो गया, एक कोण आर हो गया। तो ये जो रेखा खींचा गया ना, इन दोनों के बीच की जो दूरी है कम होगी जब सघन से विरल में आएगा तब, ठीक है ना। सघन से विरल में आएगा तब। लेकिन यदि दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर भागती है। सिंपल भाषा में आप याद कीजिए। मान लीजिए आपको आप घर के बाहर हैं, ठीक है, और आंधी बहने लगा, तो दौड़ते हुए कहाँ जाएंगे? घर की तरफ जाएंगे। तो अभिलंब क्या है? घर है, ठीक है। और मान लीजिए कि अगर आप घर के अंदर हैं और भागना है आपको, तो घर से दूर जाएंगे, तो अभिलंब घर से दूर है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अगर पानी से हवा में आता है प्रकाश, ये पानी हो गया और ये हवा हो गया, तो ये प्रकाश आया, ठीक है, हवा से पानी में गया और फिर यहाँ से मुड़ गया। तो ये देखिए अभिलंब अगर खींच दिया जाए, अभिलंब अगर खींच दिया जाए, 1 मिनट बता देता हूँ मैं, ये निकल गया। तो ये 90 डिग्री कोण पे खींचते हैं, ठीक है ना। ये हो गया अगर अभिलंब। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, ये हो गया आपका हवा, ये हो गया पानी, और ये नीचे वाला फिर से क्या हो गया? हवा। अब देखिए यहाँ पे अगर अभिलंब खींचा जाता है तो यहाँ से और ये किरण के बीच की दूरी क्या है? कम है, यानी अभिलंब के नज़दीक होके जाता है, विरल से सघन में जाता है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? पानी क्या हो जाएगा? सघन हो जाएगा, और हवा क्या हो जाएगा? विरल। तो पानी से जब बाहर निकलता है, मतलब सघन ऐसे विरल में निकलता है, तो यहाँ पे दूरी देखो ज़्यादा है ना, तो अभिलंब से दूर भागता है। यही 2 नोट है, इसको याद रखिएगा हमेशा। कहने का मतलब है कि जब ऐसे याद रखिए आप कि जब प्रकाश की जो किरण है गाढ़ा से पतला की तरफ जाएगा। गाढ़ा मतलब सपोज सघन मतलब क्या? गाढ़ा। विरल मतलब क्या? पतला। जब हवा से सपोज कोई दौड़ता हुआ आदमी आया हवा में और उसको पानी में दौड़ाने लगे, तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, तो धीरे चलेगा तो ज़्यादा दूर भागेगा नहीं, तो कहाँ रहेगा? वो नज़दीक रहेगा। लेकिन कोई आदमी को पानी में से दौड़ा के बाहर निकाल दिया जाए हवा में दौड़ने के लिए, तो पानी में से दौड़ा के हवा में दौड़ाने के लिए निकाल दिया जाएगा, तो हवा का ज़्यादा विरल रहेगा, ज़्यादा उसके अणु समान हो नहीं, दौड़ने में कोई दिक्कत होगा नहीं, तो विरल है तो दूर भाग जाएगा वो आदमी। ऐसे ही सिंपल भाषा में याद रखिए। और ये एक क्वेश्चन जो है आप लोगों को हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, ये वाला
ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, कि कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन के बारे में 2 नंबर के सवाल में, 2 नंबर के सब मार्क्स में ये क्वेश्चन आपको पूछता रहता है कि कांच के आयताकार स्लैब में प्रकाश के अपवर्तन की घटना को बताइए। तो देखिए ये फोटो देखिए आप, ये एक किरण आया, ठीक है, ये एक किरण आया, ठीक है। तो जो आ रहा है ये कौन सी किरण हो गया? आपतित किरण हो गया। ये कौन सा किरण हो गया? आपतित किरण। कौन सा किरण? आपतित किरण। यहाँ से लेके और यहाँ तक कौन सा किरण है? आपतित किरण। ये कांच का सिल्ली है, सिल्ली माने स्लैब, स्लैब से आपतित होता है और आपतन के बाद थोड़ा सा मुड़ जाता है, ठीक है। एक माध्यम हवा हो गया, दूसरा माध्यम कांच हो गया, ठीक है। थोड़ा सा मुड़ता है और मुड़ के फिर से बाहर निकल जाता है। तो देखो जो आ रहा है वो आपतित है, जो स्लैब कांच के अंदर जो परावर्तित हो रहा है उसे बोलते हैं अपवर्तित किरण, और जो बाहर निकलता है वो है निर्गत किरण। मतलब EF आपका आपतित किरण है, O और O' आपका क्या है? अपवर्तित किरण है, और GH क्या है? आपका निर्गत किरण है। यहाँ पे अभिलंब खींचा गया है। अभिलंब मतलब क्या? 90 डिग्री। अभिलंब खींचा गया है तो एक कोण I है और नीचे वाला कोण क्या है? R है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये हवा क्या हो गया? विरल माध्यम। कांच क्या हो गया? सघन माध्यम। तो विरल में से सघन आया है तो ये जो अभिलंब की दूरी क्या है? कम है। लेकिन यहाँ पे अभिलंब की दूरी क्या है? ज़्यादा है। ज़्यादा इसलिए है क्योंकि यहाँ विरल से सघन आया और यहाँ सघन से विरल गया है, इसलिए ज़्यादा है। यहाँ पे भी एक अभिलंब खींच दिया गया है। अभिलंब खींचने के बाद एक कोण I हो गया और एक कोण R हो गया, दोनों का वैल्यू बराबर हो जाएगा। और ये फोटो बना देना है। एक कांच का स्लैब हो गया A B C और D, ठीक है। बनाने के बाद क्या करना है? ये नामकरण किया है, इस वाले को MN कर दिया है, इस वाले अभिलंब को MN कर दिया है, इस वाले अभिलंब को M' और N' कर दिया है, बाकी सब नामकरण है। तो हम इसके चित्र में थोड़ा सा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ध्यान से देखिए, चित्र में सब में वही है कि एक माध्यम से आया दूसरे माध्यम में गया, ठीक है ना, अपवर्तन में। इसमें क्या बोलेंगे? चित्र में कांच की एक आयताकार स्लैब ABCD दिखलाया गया है। इसमें कोई डाउट है आपको? ABCD दिखलाया गया ना, कांच का आयताकार स्लैब है, ABCD दिखलाया गया है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। ये मेरे लिखने से पहले आप फोटो बना लीजिएगा, वरना बाद में आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं समझाने के लिए जहाँ तहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ABCD दिखलाया गया है। EF एक आपतित किरण है। आपतित किरण क्या है बाबू? जो आ रहा है। तो E और F ये क्या है? आपतित किरण है, ठीक है, कोई डाउट नहीं। आगे देखिए, O और O' अपवर्तित किरण है। देखिए जो स्लैब के अंदर यहाँ से लेकर के, जो स्लैब के अंदर यहाँ से लेकर के और यहाँ तक जो चेंजेस हुआ है, मतलब आना चाहिए था इसको सीधे, लेकिन सीधा ना आकर के ये थोड़ा सा विचलित हुआ है, इसे बोलते हैं अपवर्तित किरण O से O' तथा O' निर्गत किरण है। O' क्या है? निर्गत किरण। O' क्या है? निर्गत किरण है। मतलब यहाँ से लेकर के और यहाँ तक जो बाहर की तरफ किरण निकली है वो O' है, और बाहर की तरफ निकली है इसलिए इसे क्या बोलते हैं? निर्गत किरण। जो आपतित किरण EF के दिशा के समानांतर है, क्योंकि कांच की सतह AB और CD समान एवं विपरीत दिशा में प्रकाश का पार्श्विक विस्थापन करती हैं, ठीक है। कहने का मतलब है कि ये जो रेखा का अगर आगे खींचा जाए, EF आपतित किरण को अगर आगे खींचा जाए तो ये आपतित किरण, और यहाँ पे जो हुआ है ये दोनों रेखा क्या होगा? आपस में समानांतर होगा। मतलब यहाँ पे भी दूरी बराबर होगा, यहाँ पे भी दूरी बराबर होगा, ये कभी एक दूसरे को काटेगा नहीं, ठीक है ना। और कहने का मतलब कह रहा है कि ऐसा क्यों है? क्योंकि इस बिंदु पे, O बिंदु पे और O' पे, O बिंदु पे और O' पे, ठीक है ना, ये दोनों बिंदु है, यानी जो सतह है AB और जो सतह है CD, दोनों माध्यमों का जो अपवर्तनांक है वो बराबर है। मतलब दोनों जो है विचलन समान कर रही है, समान रूप से कर रही है, ठीक है ना। दोनों सतह जो है AB और CD समान रूप से पार्श्विक विस्थापन कर रही हैं, पार्श्विक विचलन कर रही हैं समान रूप से,
ठीक है ना, यही इस फोटो में है और कुछ नहीं है। अब आगे की तरफ देखा जाए, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। जैसे हम लोगों ने परावर्तन के नियम पढ़े थे, वैसे ही हम अपवर्तन के नियम पढ़ेंगे। अपवर्तन के नियम क्या है बाबू? आपतित किरण जो आ रही है, अपवर्तित किरण मतलब कांच के सिली के अंदर जो ए वाला किरण था, ए वाला जो किरण था, जो विचलित हुआ किरण है, उसे बोलते हैं अपवर्तित किरण। समझ में आया ना? आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को अलग करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु से पर डाला गया अभिलंब, ठीक है ना, दोनों एक ही समतल में होता है। कहने का मतलब है कि आपतित किरण, ठीक है, और ये अपवर्तित किरण, और दोनों माध्यम मतलब यहाँ पे भी जो अभिलंब डाला गया और यहाँ पे भी जो अभिलंब डाला गया, दोनों एक ही बिंदु पे होता है। कह रहा है ना, दोनों एक ही बिंदु पे होता है। तो ये पहला नियम है, ठीक है। दूसरा नियम क्या कर रहा है, इसको याद कर लीजिएगा। दूसरा याद तो आपको दोनों करना है, लेकिन दूसरे वाले नियम से आपको एक सवाल और बन जाता है। क्या सवाल है वो? तो देखिए, दूसरा नियम पहले पढ़ लेते हैं। प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए, ये रंग है, ठीक है ना, प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की ज्या साइन तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन का अनुपात स्थिर होता है। इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। आप लोगों को ये एग्ज़ाम में पूछ सकता है, ठीक है, एग्ज़ाम में आपको पूछ सकता है कि स्नेल का नियम क्या है, ठीक है। तो आपको ये नियम 2 लिखना है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, ठीक है। ये नियम 2 लिखना है आपको कि प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की ज्या साइन तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन का अनुपात स्थिर होता है। इसी को स्नेल का नियम कहते हैं। आगे क्या कह रहा है कि कोण का मान 0 से 90 डिग्री के बीच में होता है। क्या होता है? 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होता है। कौन से कोण का मान? आपतन कोण का मान 0 से 90 डिग्री के बीच में होता है। यदि आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R हो तो, एक मैथमेटिकल फार्मूला बता दिया गया है यहाँ पे। यदि आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R हो तो साइन I बटा में साइन R बराबर कांस्टेंट। यही स्नेल्स रूल है, स्नेल्स रूल है, ठीक है। इसको बढ़िया से लिख देते हैं, वरना आप लोग गड़बड़ करोगे, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? स्नेल्स रूल, ठीक है। इसे स्नेल्स रूल कहा जाता है। आपतन कोण I साइन I बटा में साइन R बराबर कांस्टेंट। इतना शॉर्टकट में भी हम लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। पहले ये नंबर 2 वाला नियम लिखना है, यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर पूछता है स्नेल का नियम तो यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है। फिर जाके ये लिखना है कि यदि आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R हो तो साइन I बटा में साइन R बराबर कांस्टेंट। बस, नीचे ये सब लिखने का ज़रूरत नहीं, ये मैंने बताने के लिए लिखा है, ये नोट में है, ठीक है। ये क्या है? नोट में है। क्या है नोट में? यहाँ कांस्टेंट का जो मान प्राप्त होता है वह एक माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक होता है। मतलब यहीं से अपवर्तनांक की गणना शुरू हो जाएगी। मैं आपको आगे बताऊंगा कि अपवर्तनांक होता क्या है, फिर हम उस पर विचार करेंगे, ठीक है बाबू। चलो फिर आगे हम जानते हैं कि अपवर्तनांक क्या होता है। ये कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है अपवर्तनांक, लेकिन इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये आपको जानना है कि आखिर होता क्या है। तो ध्यान दीजिए, अपवर्तनांक नाम से ही पता चलता है। अपवर्त मतलब विचलन। क्या होता है? विचलन। अनांक का मतलब है मान, मतलब विचलन का हर एक माध्यम के विचलन का मान होता है। अब इसे देखिए, मैंने इसको परिभाषित किया है अपनी भाषा में, जो आपके लिए आसानी होगा। क्या लिखना है बाबू? हर एक माध्यम में प्रकाश को अपने पथ से विचलित करने की क्षमता होती है। हर एक आदमी की एक क्षमता होती है, वैसे ही हर एक माध्यम मतलब क्या? हवा, पानी, कांच में भी अलग अलग कांच हैं, फिलंट कांच, क्रूक्स कांच, पायरेक्स कांच, अलग अलग कांच हैं।
तो हर एक माध्यम में प्रकाश को अपने पथ से विचलित करने की क्षमता होती है। ठीक है, एक लाइन लिखना है, माध्यम के प्रकाश विचलन की इस क्षमता को अपवर्तनांक कहा जाता है। मतलब वह क्षमता, किसी माध्यम की वह क्षमता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं मुंह से बोलता हूँ, आप लिखिए, माध्यम की वह क्षमता जो प्रकाश को विचलित करती है, माध्यम की वह क्षमता जो प्रकाश को विचलित करती है, उसे माध्यम का अपवर्तनांक कहा जाता है। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे आप वीडियो को 2-3 बार करके लिख लीजिएगा और इस परिभाषा को भी लिख लीजिएगा, दोनों आपके लिए अच्छे हैं। उसके बाद क्या लिखा है मैंने, इसे म्यू द्वारा सूचित किया जाता है। म्यू कैसे लिखोगे, तो पहले लिखोगे यू, म्यू एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है ना। म्यू को लिखो कैसे, पहले लिख देना यू और यहाँ से खींच देना, ये क्या हो जाएगा म्यू। पहले लिख देना यू और यहाँ से खींच दोगे, ये हो जाएगा म्यू। ठीक है, तो इसे म्यू के द्वारा सूचित किया जाता है। यह ग्रीक वर्ड है, कौन सा वर्ड है, ग्रीक वर्ड है। ठीक है, आगे मैंने क्या लिखा है कि अगर प्रकाश की किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में जाती है तो सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा। सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा, इसमें 2 कंडीशन मैंने लिखा हुआ है बाबू। एक है कि माध्यम 2 की अपेक्षा 1 का अपवर्तनांक, तो इसको कैसे निकालेंगे हम, M21 मतलब हो गया माध्यम 2 की अपेक्षा 1 का अपवर्तनांक, मतलब माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटा में माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। लेकिन जब माध्यम अपवर्तनांक M12 हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा बाबू, इसका मतलब ये हो जाएगा कि माध्यम 1 का 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक, मतलब माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो निरपेक्ष अपवर्तनांक के बारे में, इसी पे पूरा चर्चा होगा। ये जो अपवर्तनांक है सभी का फिक्स होता है। इसमें क्या कह रहा है कि यदि दोनों माध्यमों में से एक हवा या निर्वात हो तो इसे निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। जैसे हवा से पानी में प्रकाश जा रही हो, हवा से कांच में जा रही हो, पानी से हवा में आ रहा है या कांच से हवा में आ रहा है, तो 2 माध्यम में से अगर एक माध्यम अगर हवा या निर्वात हो तो वह निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर हो जाएगा हवा में प्रकाश की चाल बराबर माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी निरपेक्ष अपवर्तनांक म्यू बराबर हो जाएगा हवा में प्रकाश की चाल बटे में माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, अब नीचे जो पॉइंट दिया गया है ये आपकी किताब से मैंने उठा के डाला है। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा, एग्जाम में ये पूछता है, ये 1 नंबर के सवाल में आपसे पूछ देगा। क्या पूछेगा, हवा की अपवर्तनांक कितना होगा, तो 1.03, बर्फ़ का कितना होगा 1.31, जल का कितना है 1.33, ये वाला इम्पोर्टेंट है। पानी का पूछता है कि पानी का अपवर्तनांक कितना है, और ये जो सारे मान दिए गए हैं ये सब निरपेक्ष अपवर्तनांक के मान हैं। ठीक है ना, निरपेक्ष अपवर्तनांक के मान है, मतलब दोनों में से, जैसे 2 मीडियम होता है ना, 1 और 2 माध्यम होता है, तो दोनों में से एक हवा होगा। ठीक है ना, निरपेक्ष अपवर्तनांक मतलब दोनों में से एक हवा होगा। एल्कोहल का 1.36, केरोसिन का 1.44, क्वार्ट्ज का 1.46, तारपीन का तेल 1.46, बेंजीन 1.5, क्राउन कांच 1.52, कनाडा बाल्सम 1.53, ये सारे इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है ना, खनिज नमक 1.54, कार्बन डाइसल्फाइड 1.63, फ्लिंट कांच 1.65, रूबी 1.71, नीलम 1.77, हीरा इम्पोर्टेंट है 2.42। ठीक है, कांच हीरा इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, उसके बाद क्वार्ट्ज वाला इम्पोर्टेंट है, उसके बाद क्राउन कांच इम्पोर्टेंट है। ठीक है, रूबी इम्पोर्टेंट है, नीलम इम्पोर्टेंट है। तो देखा जाए तो सभी इम्पोर्टेंट हैं। तो इसमें से क्या पूछेगा आपके एग्ज़ाम में वो क्लियर नहीं, बट 1-2 नंबर के सवाल में आपसे पूछ सकता है। इसलिए आपको मेरे हिसाब से ये पूरा का पूरा टेबल महत्वपूर्ण है और आपको ये पूरा का पूरा टेबल याद कर लेना चाहिए। ये टोटल टेबल आपको MTR अगर मैं लिखता हूँ
इसका मतलब होता है मुझे तो रटो। मतलब ये पूरा का पूरा टेबल क्या है, आपको MTR है, ठीक है। रटना है आपको, एकदम याद कर लेना है, ठीक है। तो अगर आपको बाद में मैं पढ़ाने के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें अंडरलाइन कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, तो आपको अच्छा होगा कि वीडियो को प्रीवियस करके, बैक करके आप पहले उस चीज़ को कॉपी पे बना लीजिए, बाद में आप उसको बाद में आप समझ लीजिए वीडियो से, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं ये चीज़ें निकाल देता हूँ, आपको ये टेबल पढ़ने में आसानी हो जाएगा, वरना बाद में आप कन्फ्यूजन में आ जाएंगे, डाउट में आ जाएंगे। अब यहाँ से आप टेबल को अच्छे से लिखिए अपने नोटबुक में और इसको याद कर लीजिए। थैंक यू। अगले दिन मैं उपस्थित होऊंगा इसके आगे के टॉपिक लेकर के, जैसे लेंस से अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। लेंस से अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे, लेंस सूत्र पढ़ेंगे, ठीक है। मैं बता देता हूँ क्या क्या पढ़ेंगे। लेंस सूत्र पढ़ेंगे। लेंस सूत्र में, दर्पण सूत्र में क्या था, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। लेंस सूत्र में यहाँ पे माइनस हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको लेंस सूत्र हो गया। आवर्धन क्षमता पढ़ेंगे, आवर्धन क्षमता। अच्छा, इन दोनों से पहले चिन्ह परिपाटी पढ़ेंगे, चिन्ह परिपाटी। अच्छा, इन दोनों से पहले हम पढ़ेंगे कि लेंस क्या है, ठीक है ना। इन दोनों से पहले हम पढ़ेंगे कि लेंस क्या है, उसके प्रकार क्या क्या है। 2 प्रकार होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। वो कैसे अपवर्तन होता है दोनों में, दोनों की प्रकृति क्या होती है, आवर्धन क्षमता क्या होता है, लेंस की क्षमता क्या होता है, सारी चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।